नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बता दें कि देश में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 96 सीटों पर 9 बजे तक 10.35% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% मतदान हुआ। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.18% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.97% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.45% मतदान हुआ है। जम्मू में सुबह 9 बजे तक 5.7% ही मतदान हुआ है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.78% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 9.5% मतदान हुआ और उड़ीसा में सुबह 9 बजे तक 9.23% मतदान हुआ है। वहीं तेलंगाना का भी जिक्र कर लेते हैं। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 9.51% मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 15.24% मतदान हुआ। तो आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है। देश के 10 राज्यों में 96 सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग हो रही है। आज मतदान प्रतिशत भी हम आपको बता रहे हैं लगातार देश में चौथे चरण के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। लगातार 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। अहम अपडेट आपको वोटिंग के हवाले से दे रहे हैं। तो चौथे चरण का मतदान है आज। 7 चरणों में देश में आम चुनाव होने हैं। आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, इसके बाद 3 चरण बाकी रह जाएंगे। आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है सुबह से। यूपी में सुबह 9 बजे तक 11.67% मतदान हुआ है और ये अलग अलग तस्वीरें भी देखिए। दिग्गजों ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। कहां पर देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। इंद्र सेन रेड्डी भी नजर आ रहे हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल। ये देखिए तस्वीरों में आप, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी अपना वोट डालने पहुंचे। माधवी लता ने भी अपना वोट कास्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख और सांसद, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे पोलिंग बूथ पर। तो दिग्गजों ने किस तरह से वोट डाला है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। और अब रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां लगातार जारी हैं। नारनौल की अनाज मंडी में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। रणजीत सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री। तो बीजेपी की विजय संकल्प रैली जारी है लगातार प्रदेश भर में और आज रणजीत सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे नारनौल। हिसार के नारनौल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे नारनौल की अनाज मंडी में। इस रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार हैं चौधरी रणजीत सिंह और उन्हीं के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री आज नारनौल पहुंचेंगे। तो हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प रैलियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज हिसार के नारनौल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। यहां बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह के हक में वोट की अपील करेंगे। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्रचार का सिलसिला तेज है, तमाम दिग्गज पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैलियों का सिलसिला भी लगातार जारी है और आज हिसार के नारनौल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रणजीत सिंह यहां से उम्मीदवार है। तफसील से जरा बताइए बीजेपी के प्रचार अभियान के बारे में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपना जो प्रचार अभियान है वो अब ये कह सकते हैं कि अगले चरण के अंदर दाखिल हो चुका है बीजेपी का ये प्रचार अभियान। और इसके अंदर एक और जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार विजय संकल्प जो रैलियां हैं उन्हें प्रत्याशियों के पक्ष में
करने को लेकर के जो काम है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, खुद दोनों ही जो नेता हैं वो अपने आप में करनाल लोकसभा और करनाल की जो उपचुनाव की जो सीट है विधानसभा की, वहाँ खुद भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जगह जगह प्रदेश में जो दूसरे प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके पक्ष में वोट मांगने की जो अपील है उसे लेकर के विजय संकल्प रैलियों का आयोजन किया गया है। और इन विजय संकल्प रैलियों के माध्यम से जो है एक माहौल बनाने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हालांकि कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तमाम पार्टियों की तरफ से भी लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान और इस प्रकार के रैली जलसों का जो आयोजन है वो लोकल स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन सरकार के स्तर पर, भाजपा के स्तर पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार की रैली, जिसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया है, अलग अलग जगह इनका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जाकर के लोगों को संबोधित करने का काम किया जाता है। नायब सैनी आज नारनौद में है, जहां पर जो हिसार से प्रत्याशी हैं चौधरी रंजीत सिंह, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए वो नजर आएंगे। और यहां पर विजय संकल्प रैली का आयोजन भी किया गया है। देखना है कि इस विजय संकल्प रैली में आज किस तरीके की बात नायब सैनी जो है वो लोगों के बीच में कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि केंद्र की योजनाओं को गिनवाने के साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से मौजूदा जो सरकार है उसको रिपीट होने की आवश्यकता है केंद्र के अंदर, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाया जा रहा है और वोट की अपील भी की जा रही है। इसी को लेकर के आज नायब सैनी किस तरीके की बात कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने रैलियों के अंदर देखा कि यूसीसी को लेकर के भी वो बोलते हुए नजर आए थे। और किस तरीके से आगे जो है सरकार के आने को लेकर के अभी तक के जो कामकाज है उन कामकाज को लेकर के जो लोगों के समक्ष जो अपना वक्तव्य है वो रखते हुए नजर आते हैं। और आज भी इसी तरीके से नारनौद के अंदर जो विजय संकल्प रैली है उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने वक्तव्य को रखते हुए नजर आएंगे। जी जितेंद्र, आपने ठीक कहा। और इस बीच चुनावी माहौल में हर कोई एक दूसरे पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, एक पल को फिर अगले पल किसी और की बयानबाजी या कुछ और दलीलें एक दूसरे पर भारी पड़ जाती है। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे, एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम यहाँ और फिर वापसी करेंगे आपके पास। बता दें अपने दर्शकों को कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक के दौरे पर रहेंगे। कलानौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के लिए प्रचार करेंगे आज पूर्व मुख्यमंत्री। करनाल के असंध में भी रैली में शामिल होंगे मनोहर लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज विजय संकल्प रैली में शिरकत करने वाले हैं। तो एक बार फिर रुक करेंगे अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, करनाल के असंध में और कलानौर में विजय संकल्प रैलियों में शिरकत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रोहतक से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा के हक में वोट की अपील करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज हरियाणा तशरीफ लाने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रचार का सिलसिला तेज है और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है कि किस तरह से अवाम के दिल में जगह बनाई जाए। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से कलानौर के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अरविंद शर्मा जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस के प्रत्याशी। कांटे का मुकाबला इस जो सीट है उस पर बना हुआ है। किस तरीके से इस सीट को लेकर के जो चुनाव परिणाम आएगा, लोग अपना मत 25 मई को देंगे, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। क्योंकि यही सीट, अगर हम बात करें, इस सीट के बाद कांग्रेस की जो आगामी जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है इस सीट पर, किस तरीके का मार्जिन कांग्रेस जीत को लेकर के ले पाती है या फिर भाजपा अपनी जीत को किस प्रकार से सुनिश्चित कर पाती है। यानी पूरी एड़ी चोटी का जोर ये कह सकते हैं कि इस सीट पर जहां भाजपा की तरफ से लगाया गया है, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की तरफ से भी कोई कोर कसर ना रहे इस बार। क्योंकि पिछली बार अरविंद शर्मा ने शिकस्त दी थी दीपेंद्र हुड्डा को, तो ऐसी स्थिति में वो तस्वीर ना बने, कांग्रेस ये प्रयास करेगी और उसी तस्वीर को रिपीट करने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया जाएगा। आज अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की सूची जब जारी हुई थी तो उसमें भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनकी बात आपने जिस तरीके से करी, ये दर्शा रहा है कि स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की 3 से 4 रैलियां जो हैं वो हरियाणा की तरफ से मांगी गई हैं। अब ऐसी स्थिति में कहां-कहां उन रैलियों के करने की आवश्यकता है माहौल बनाने को लेकर के, और ना सिर्फ एक सीट बल्कि पूरे प्रदेश में उसका मैसेज जो है वो जा सके। और जो ऐसी सीट है जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें किस प्रकार से चिन्हित जो है भाजपा करती है और वहाँ पर इन रैलियों का आयोजन करवाया जाता है, ये अब अगले इस दौर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे एग्रेसिव जो चुनाव प्रचार है होते हुए नजर आएगा। आज से ठीक ये कह सकते हैं कि 10 दिन धुआंधार प्रचार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से रहने वाला है, जहां केंद्र के नेताओं की तरफ से भी अपनी रैलियों का आयोजन करते हुए जितेंद्र, सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। देश
कि संविधान ने, लोकतंत्र ने हक भी दिया है सबको कि आप खुद की जीत का दावा कर सकते हैं। लेकिन दावे और वादों से इतर, जितेंद्र, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप तो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। लोगों का मन क्या है इस बार? क्या कोई स्थानीय पार्टी इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी? दावे और वादों से अलग बात कर रहे हैं हम, जितेंद्र। देखिए, अभी देखना, अभी कुछ कहना जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि अभी लगातार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एग्रेसिव चुनाव प्रचार अब शुरू हो जाएगा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर लोगों का जो मन है, क्योंकि सभी जो नेता हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं, वो लोगों को तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। 1-to-1 तरीके से भी हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में लोग अब अपना मन जो है वो बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा के लिए 10 में से 10 नंबर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती को किस प्रकार से पार कर पाएगी, क्योंकि ये अपने आप में जो है अभी जिस प्रकार का टिकट वितरण कांग्रेस की तरफ से किया गया है, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पूरी रणनीति के साथ जो टिकट है वो हरियाणा के अंदर बांटे गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इतना आसान जो है वो भाजपा की डगर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरीके से इसको पार किया जाएगा, उसमें से कितनी सफलता मिलती है, पहले जैसा परिणाम क्या रिपीट होता है, बहुत से सवाल हैं। क्योंकि भाजपा के लिए, जहां कांग्रेस के लिए अपने ही जो घर के जो नेता हैं वो एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं भाजपा के लिए भाजपा का अपना रिकॉर्ड ही एक बड़ी चुनौती है। तो ये देखना होगा कि इसको लेकर के जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि अब वक्त हमारे कयासों का नहीं है मुमताज, अब तो जनता को तय करना है। अब जनता का जो 5 साल में जो वक्त आता है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही अब ये तय करती है, जनता जनार्दन तय करती है कि वो किस व्यक्ति को अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद चाहती है, किस व्यक्ति की सरकार, किस पार्टी की सरकार जो है वो देश के अंदर देखना चाहती है। और इसके अलावा भी, क्योंकि जब लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो कुछ सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ता है, जो इस बार कुछ ग्राउंड पर देखने के लिए मिल भी रहा है। जिस प्रकार की बात मुमताज आपने पूछी, ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए ये बात कही जा सकती है। लेकिन जो नेता हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की लहर से लोगों को जो है वो किसी तरीके से अपने पक्ष में करने का जो काम है वो किया जाए। हमने देखा कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से गठबंधन की सरकार टूटी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। इन तमाम चीजों के पीछे आखिर कोई तो सर्वे, कोई तो कारण रहा होगा, ये लोग भी सोच रहे हैं। और इन तमाम बातों को सोचते हुए लोग 25 मई को अपना वोट भी करेंगे, लेकिन वोट किस ओर करेंगे इसको लेकर के अभी लोग लगातार अपना मन बना रहे हैं, नेताओं की बातें सुन रहे हैं, पार्टियों के एजेंडे और मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, उस हिसाब से अपनी सरकार। जितेंद्र, चुनाव के दौरान ना अक्सर बयानबाजियां बहुत सुर्खियां बटोर लेती हैं। कोई तो बहुत दिलचस्प बयान होता है, किसी बयान की वजह से कोई हमेशा के लिए सुर्खियां बटोर लेता है, और कोई कोई बयान ऐसा भी होता है कि राजनीतिक विरोधियों पर अच्छा खासा असर भी उसका पड़ जाता है। जनता भी इन तमाम चीजों को नोटिस करती है, और जब वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचती है तो फिर ये सारी चीजें अवाम के जहन में भी होती हैं। हरियाणा की खासतौर से हम बात करें जितेंद्र, पिछले दिनों कौन सी ऐसी बयानबाजियां रही जिन्होंने सुर्खियां बटोरी? ये और बात है कि चुनाव में जब बयानबाजियां होती हैं तो विरोधी उसका कितना असर लेते हैं, कितना नहीं, कितनी संजीदगी से लेते हैं या नहीं, लेकिन दिलचस्प जरूर हो जाता है चुनाव के अंदर। अभी तक अगर हम बात करें, बहुत बयानबाजी एक दूसरे को लेकर के जरूर की जा रही है, चाहे वो भाजपा जजपा के बीच अब बयानबाजी शुरू ही हो, चाहे वो जो है आईएनएलडी की तरफ से चौतरफा सबको घेरने की कोशिश की गई हो, और मुख्य पार्टी जो भाजपा और कांग्रेस है उनके बीच बयानबाजी की बात हो, कोई बहुत ज्यादा विवादित बयान जो निकल करके आया हो किसी नेता का, ऐसी बात अभी हरियाणा के अंदर कम से कम देखने के लिए नहीं मिली है इस पूरे चुनाव प्रचार में जो हरियाणा के नेता कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों में जा करके। लेकिन केंद्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि बहुत से विवादित बयान हैं जिनको लेकर के चर्चाएं बनी हुई हैं, न्यूज चैनल्स पर डिबेट देखने के लिए मिल रही है, उसके हिसाब से लोग अपना मन भी बनाते हैं। हमने देखा कि सैम पित्रोदा के जो बयान थे उनको लेकर के किस तरीके से भाजपा की तरफ से बयानों को तुरंत हाथों हाथ लिया गया, और कांग्रेस की जो नेता है उन पर जो है प्रहार करने का काम किया गया था।
भाजपा की तरफ से भी कई बयान जो है, प्रधानमंत्री खुद कई बयानों को देते हुए नजर आए, जिन्हें प्रियंका गांधी की तरफ से आड़े हाथ लिया गया था तुरंत। तो ये कहा जा सकता है कि बयानबाजी का दौर जो है वो केंद्रीय नेताओं का जिस प्रकार के साथ देखने के लिए मिल रहा है, वैसी स्थिति हरियाणा में नहीं है। लेकिन उन तमाम बयानबाजियों के हिसाब से हरियाणा के जो नेता हैं, क्योंकि हरियाणा या फिर हरियाणा की जो जनता है वो अपना मन जो है वो बनाती है, और किस प्रकार से जो मैनिफेस्टो के दावे हैं और जो आने वाले समय का जो विजन है, उस विजन को ध्यान में रखते हुए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। आज अगर हम बात करें जिस तरीके से चौथे चरण की वोटिंग जो है हो रही है, 7 चरण का ये चुनाव है, छठे चरण में हरियाणा की वोटिंग होनी है, तो ये कहा जा सकता है कि जब ये वोटिंग होगी, लगातार इन जो मतदान हो रहे हैं, 3 चरण का हो चुका है, चौथे चरण का आज है, तो इन मतदान के जरिए भी जो वोट प्रतिशत आ रहा है, लोग किस तरीके से घरों से निकल रहे हैं, जो नहीं निकल रहे हैं तो वो आखिर क्यों नहीं निकल रहे हैं, इंटरनल तौर पर जो अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेने का काम तमाम पार्टियां कर रही हैं, इसको लेकर के अब जब ये पिटारा खुलेगा 4 जून को, तभी पता चल पाएगा कि जो वोटिंग प्रतिशत कहीं अगर कम रही है तो उसका फायदा नुकसान क्या रहा है, कहीं ज्यादा अगर वोटिंग हुई है तो क्या फायदा नुकसान रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़े, लोग घरों से निकले, भले ही वो किसी को वोट ना देना चाहते हो, लेकिन चाहे वो नोटा का बटन दबाएं, लेकिन वो घरों से निकल करके अपनी उपस्थिति लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर दर्ज करें। और अगर वो तमाम लोग आज अगर वोट देंगे तो उसके बाद किसी चाय की दुकान पर या सैलून पर बैठ करके क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि 5 साल में आने वाले इस एक दिन के मौके पर सही कहा जितेंद्र आपने, और हमें यकीन है पूरा, उम्मीद भी है कि आपकी अपील हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी। खबरें अभी तक की हमेशा यही कोशिश है कि संविधान ने जो सबसे बड़ा राइट दिया है, आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है, वोट करने का अधिकार, उसका इस्तेमाल जरूर करें। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अब अपने खास कार्यक्रम खबर की तह तक में हम रुक कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में आज नामांकन दाखिल करेंगे कई दिग्गज। अनुराग ठाकुर हमीरपुर में पर्चा भरेंगे और शिमला में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप नामांकन भरेंगे। इधर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा बतौर निर्दलीय अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 14 मई नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 जून को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो जाएगी और 4 जून को देश भर में मतगणना हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल का जल्द दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 19 से 23 मई के बीच हिमाचल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज नामांकन का सिलसिला जारी रहेगा हिमाचल प्रदेश में। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रदीप, सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर, बीजेपी के ये 2 दिग्गज आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे अपना, कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्या अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर, तफसील से जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए 2 दिन के अवकाश के बाद आज से फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो 2 दिन में नामांकन होने हैं और इसमें अगर आज की बात की जाए तो अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हमीरपुर संसदीय सीट से हमीरपुर में ही अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने 2 दिन पहले ही हमीरपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था, विजय संकल्प रैली भी वहां पर निकाली थी और इनके साथ साथ शिमला में सुरेश कश्यप भाजपा के प्रत्याशी हैं शिमला लोकसभा क्षेत्र से, ये दूसरी मर्तबा इनको जो है टिकट यहाँ से दिया गया है, तो ये भी आज यहाँ पर नॉमिनेशन करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन पिछले कल किया है चौड़ा मैदान में और यहाँ पर जनसभा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उसमें मौजूद रहे, भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। तो आज केवल ऑफिशियली जो नॉमिनेशन है, जो ऑफिशियली जो कामकाज है वो किया जाएगा, वो नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है शिमला से ही विनोद सुल्तानपुरी, इनका भी आज नॉमिनेशन भरा जाना है। 11 बजे ये डीसी ऑफिस में अपना नॉमिनेशन भरेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगी और इसके बाद ये सीधे चौड़ा मैदान जाएंगे। यहाँ पर एक जनसभा होनी है, अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर सुल्तानपुरी करेंगे और शिमला में हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस वक्त सत्ता में कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस की भी एक तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा। जो शिमला जिला के लीडर्स हैं, सोलन के हैं, संपर्क के हैं, वो भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे और हमेशा जब नॉमिनेशन होता है
या इस बार जिस तरह से बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि नॉमिनेशन दूसरे दिन के लिए टाल दिया गया, लेकिन जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, शक्ति प्रदर्शन है, वो एक दिन पहले किया गया। कई जगह इस तरह देखा गया है। तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश विरोधी धड़े पर ये की जाती है। नॉमिनेशन के लिए जो जनसभाएं होती हैं, जो रैलियां होती हैं, और भीड़ जुटाकर दिखाया जाता है कि हमारी असल ताकत क्या है। तो ये आज 3 महत्वपूर्ण नॉमिनेशन होने हैं। और लाहौल स्पीति जहाँ पर चुनाव हो रहा है, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडा वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो उन्होंने भी आज नॉमिनेशन करना है। इस तरह प्रदीप, इस बीच एक और खबर सामने आई हिमाचल प्रदेश के हवाले से कि 19 से 23 मई के बीच प्रधानमंत्री का दौरा भी हो सकता है हिमाचल प्रदेश में, उनकी भी रैलियां हो सकती हैं। क्या इस हवाले से कोई पुख्ता जानकारी है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि 19 मई से 23 मई के बीच का कार्यक्रम रखा गया है और हिमाचल में 2 रैलियां होनी है। यानी 2 दिन हिमाचल में आएंगे प्रधानमंत्री और इसमें हर एक दिन में जो रैलियां होनी है उसमें एक दिन में 2 रैलियों को कवर किया जाएगा। हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्र हैं, मंडी, कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर। तो ये जानकारी है कि जो पहली रैली है वो मंडी कांगड़ा में होगी और यहाँ पर मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री और कांगड़ा में राजीव भारद्वाज के लिए। और जो दूसरी के बाद यहाँ पर रैलियां करने आएंगे प्रधानमंत्री, उसमें हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र में से किसी एक जगह पर या दोनों जगह पर भी अगर समय प्रधानमंत्री के पास होगा तो दोनों जगह भी रैलियां कर सकते हैं। पहली रैली 19 मई से 23 मई के बीच में प्रस्तावित है। हालांकि अभी तय तारीख नहीं हुई है। ये भी जानकारी थी कि पहले 19 मई तय हुआ है, लेकिन बाद में पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें तैयारियां की जानी है। तो 19 से 23 मई के बीच में एक जो है पहला हिमाचल प्रदेश में दौरा प्रधानमंत्री का हो जाएगा और उसके बाद क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है तो दूसरा जो दौरा है वो 25 मई के बाद भी हो सकता है। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम रुक कर रहे हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसके चलते डीएम सोनिका के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर बढ़ाए गए। रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने से यात्रियों को जहां रजिस्ट्रेशन में सहूलत मिल रही है, वहीं काउंटर पर भीड़ कम हो गई है। डीएम सोनिका ने आईएसबीटी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा बनाए रखने के भी निर्देश दिए और कहा कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात को गंभीरता से जहन में रखा जाए। तो रजिस्ट्रेशन में लोगों को सहूलत देने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। डीएम सोनिका ने ये तमाम आदेश दिए हैं, तमाम निर्देश दिए हैं यात्रियों की सहूलत को देखते हुए। बता दें आपको कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी को देखते हुए डीएम सोनिका ने खास निर्देश दिए हैं। पंजीकरण काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि यात्रियों को सहूलत हो और अब यात्रियों को इसे लेकर सहूलत मिल भी रही। डीएम सोनिका ने खुद आईएसबीटी पहुंचकर यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि यात्रियों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो अब रजिस्ट्रेशन में लोगों को सहूलत हो गई है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ा दिए गए। नासिर हुसैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। नासिर, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाए गए हैं 4 धाम यात्रा को देखते हुए। डीएम सोनिका ने अहम निर्देश दिए हैं और यात्रियों की सहूलत के लिए कई और चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप जरा बताइए, 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे नजारे? देखिए, 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले लेकिन अब 8 मई से किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, यानी उत्तराखंड सबसे पहले या तो हरिद्वार से या देहरादून से लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं। दोनों ही पॉइंट्स पर जो रजिस्ट्रेशन की जो काउंटर्स हैं उनको इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लग रही थी। जो भी यात्री आ रहे थे वो जब उत्तराखंड पहुंच रहे थे तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर पर जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उनको उस तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको जैसे ही वो देहरादून पहुंचते हैं या हरिद्वार पहुंचते हैं तो उनको लाइनों में लगना पड़ रहा था। इसलिए देहरादून जिलाधिकारी ने खुद जाकर के जायजा लिया और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। अब रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए गए हैं ताकि यात्रियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया।